तो सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट ने 2024 के इलेक्शन से पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने वन नेशन और वन इलेक्शन की बात, इलेक्शन होते हैं वहां पे आचार संहिता लगती है, हमारे लॉ क्या कहते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, इस पर एक रोड मैप तैयार किया था। जैसे हालात है इसमें लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन एक साथ कराए जाने की जरूरत है। आर्टिकल नंबर 83, आर्टिकल नंबर 85, 4126 सीटों पर एक साथ इलेक्शन होंगे। तो सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट ने 2024 के इलेक्शन से पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कही है। 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और माना जा रहा है कि इसी सत्र में वन नेशन और वन इलेक्शन से रिलेटेड बिल लाया जाएगा। फिलहाल गवर्नमेंट ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है और हमारे एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। 2018 वो पहला साल था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कही थी। और अब क्वेश्चन आता है कि भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में जहां इतनी विविधता है, क्या वन नेशन और वन इलेक्शन पॉसिबल है? आखिर क्यों इसकी जरूरत है? अगर जनरली आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारी कंट्री में वन इलेक्शन होना चाहिए, तो आप सब बोलोगे हाँ बिल्कुल होना चाहिए। पर इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है जो लोग नहीं जानते, लोगों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आता है कि आखिर वन नेशन और वन इलेक्शन की जरूरत क्यों है? दरअसल किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन को लेकर 4 बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हिंदी में आचार संहिता कहते हैं, वो लागू होता है। तो क्या है आचार संहिता? देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 4 टाइप के इलेक्शन होते हैं। पहला लोकसभा का इलेक्शन, दूसरा विधानसभा का इलेक्शन, तीसरा नगर निगम का इलेक्शन और चौथा पंचायत का इलेक्शन। और चारों बार जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां पे आचार संहिता लगती है और इसका सीधा असर गवर्नमेंट के जो विकास के प्रोग्राम है, जो डेवलपमेंट स्कीम है, उस पर पड़ता है। इसको ऐसे एग्जांपल से समझो कि अगर आपके यहाँ पे आपके एरिया में अगर इलेक्शन है तो इलेक्शन से कुछ दिन पहले वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, मतलब आचार संहिता लग जाएगा। तो गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स है वो बंद हो जाएंगे। तो अगर एक आचार संहिता अगर 15 दिन के लिए भी लगता है तो सोचिए कि 4 बार अगर आचार संहिता लगता है तो 4 into 15 यानी 60 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। मतलब उन 60 दिनों में डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हुए। तो गवर्नमेंट जो एक तर्क दे रही है, यानी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट और बाकी ऑफिशियल जो एक तर्क दे रहे हैं, वो तर्क ये है कि सरकार सही से काम नहीं कर पाती, सरकार का बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट होता है, इसीलिए हमें वन नेशन और वन इलेक्शन की जरूरत होती है। क्वेश्चन आता है कि इसके रिगार्डिंग हमारे लॉ क्या कहते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है। तो सबसे पहले सेंटर और स्टेट के इलेक्शन और वहां की सरकार के कार्यकाल को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। अगर गवर्नमेंट सच में वन नेशन और वन इलेक्शन लाना चाहती है तो सबसे पहले उसे संसद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन बिल लाना होगा। संविधान संशोधन बिल लाए बिना इस फील्ड में कोई भी काम करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है कि यह पहली बार नहीं है जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। इससे पहले 1991 में, 2015 में और 2018 में इसको लेकर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। जब 2018 में यह मामला सामने आया था तो केंद्र सरकार ने इसकी रिपोर्ट विधि आयोग को दी थी। विधि आयोग ने इस पर एक रोड मैप तैयार किया था और 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि हमारे देश में जैसे हालात है इसमें लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन एक साथ कराए जाने की जरूरत है। हालांकि विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि मौजूदा नियमों के अनुसार ये असंभव है। अगर गवर्नमेंट सच में चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो तो सबसे पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने होंगे और कम से कम संविधान में 5 संशोधन करने होंगे, यानी 5 अमेंडमेंट लाने होंगे। तो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 83 में संशोधन करना होगा, यानी अमेंडमेंट लाना होगा। आर्टिकल नंबर 83 संसद और सदनों की अवधि से रिलेटेड है। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल है जिसमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी, वो है आर्टिकल नंबर 85। सो आर्टिकल नंबर 85 राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग करने से रिलेटेड है। इसके अलावा तीसरा आर्टिकल जिसमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आर्टिकल नंबर 172। सो 172 क्या कहता है? 172 के अंदर विधानसभा की जो अवधि होती है उसको बढ़ाई जा सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो हमारे यहाँ पे इलेक्शन कब है? 2024 में। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं जहां पे इलेक्शन साल के अंत में यानी 2023 में होंगे। सो अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इसकी जो अवधि है विधानसभा की अवधि, वो 2024 तक बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो चौथा आर्टिकल है जिसमें संशोधन करना होगा वो है आर्टिकल नंबर 74। सो आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 74 के अंदर
विधानसभा के विघटन का प्रावधान है। अब इसको आप ऐसे समझो कि यूपी में इलेक्शन कुछ दिन पहले हुए थे और 2024 में अगर इलेक्शन होता है तो यूपी की जो अभी की गवर्नमेंट है यानी वहां के जो विधानसभा है उसको भंग किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 356 जिसमें संशोधन करना होगा। सो आर्टिकल नंबर 356 राष्ट्रपति के शासनकाल से संबंधित है। इसको आप ऐसे समझे जो अभी हाल ही में कर्नाटका में इलेक्शन हुआ है। सो अगर 2024 में अगर इलेक्शन होता है वन नेशन वन इलेक्शन तो जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है उसको वहां की जो विधानसभा है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा और हो सकता है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है। सो ये 5 ऐसे आर्टिकल थे जिसमें संशोधन की जरूरत होगी। आर्टिकल नंबर 83, आर्टिकल नंबर 85, आर्टिकल नंबर 172, 174 एंड 356। सो क्वेश्चन बनता है क्या केंद्र और स्टेट का इलेक्शन एक साथ करा पाना पॉसिबल है? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। देश को जो पहले 4 चुनाव हुए थे वो ऐसे ही हुए थे। हमारे देश का पहला चुनाव 1952 में हुआ था, इसके बाद 1957, 1962 और 1967 ये 4 ऐसे इलेक्शन थे जिसमें लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक ही साथ हुए थे। तो क्वेश्चन आता है कि होना बंद कैसे हुए? तो 1968 और 1969 के बीच कुछ स्टेट की जो सरकारें थी यानी वहां की जो विधानसभा थी उसको समय से पहले ही बर्खास्त कर दिया गया। तब से जो ये प्रथा है वो बदल गई या फिर कहे कि तब से इलेक्शन जो होते हैं वो अलग अलग होने लगे। तो अगर सरकार चाहती है कि 2024 में एक ही साथ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हो तो इसका सबसे पहला असर यह होगा कि पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और पंजाब की जो निर्वाचित सरकार है उसको समय से पहले ही भंग करना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो ये जो चुनाव है वो कितना बड़ा होगा? तो अगर ऐसा सच में होता है तो इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी। हमारी कंट्री में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। इसके अलावा अगर सभी स्टेट्स के विधानसभा की सीटों को ऐड किया जाए, इसके बाद यूनियन टेरिटरी की सीटों को भी ऐड किया जाए तो टोटल सीटें होती है 4126। 4126 सीटों पर एक साथ इलेक्शन होंगे तो इसमें जो चुनाव आयोग की भूमिका होती है वो बढ़ जाएगी। इस प्रॉब्लम यह है कि कुछ स्टेट्स में अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुए हैं और कुछ स्टेट्स में कुछ महीनों बाद इलेक्शन है। अगर ऐसा सच में होता है तो कुछ स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उसको समय से पहले ही बर्खास्त करना होगा और कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट का जो टाइम है उसको बढ़ाना होगा। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2019 के इलेक्शन में टोटल 91 करोड़ वोटर्स थे जो कि 2024 में बढ़कर 101 करोड़ हो गए। वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है वो तर्क है खर्चे का। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, इसका सीधा असर देश के खजाने पर पड़ता है। लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार और स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो खर्चे का आधा आधा बांटती है, लेकिन जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो सारा खर्चा स्टेट की गवर्नमेंट देती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं तो इसका जितना भी खर्चा होगा वो स्टेट और केंद्र के बीच आधा आधा बांट लिया जाएगा। ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है और ये क्या इम्प्लीमेंट होता है ये अपने आप में एक प्रश्न। रिपोर्ट की माने तो केंद्र की गवर्नमेंट है उसने 2014 से 2020 के बीच 5794 करोड़ रुपीस इलेक्शन के लिए जारी किए। इस टाइम पीरियड में 2 बार लोकसभा के इलेक्शन हुए और डिफरेंट विधानसभा के इलेक्शन को अगर हम मिलाए तो टोटल 50 इलेक्शन हुए। तो इसमें 5794 खर्च हुए। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, इसके अंदर कितने खर्चे होते हैं आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 के इलेक्शन में ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे। अगर हम इसको देश के पहले इलेक्शन से कंपेयर करें जो कि 1952 में हुआ था, तब इलेक्शन का जो टोटल खर्चा हुआ था वो हुआ था 10 करोड़ 45 लाख और तब पर वोटर जो कॉस्ट था वो 60 पैसे था, जो बढ़कर 1991 में 359 करोड़ और पर वोटर कॉस्ट 7 रुपीज हो गया। अगर हम इसको 2014 से कंपेयर करें तब यह खर्च बढ़कर 3800 करोड़ और पर वोटर कॉस्ट 40 रुपीज 40 पैसे हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन में पैसा कहां कहां खर्चा होता है। तो इलेक्शन में 15% गवर्नमेंट खर्चा करती है, 40% इलेक्शन कमीशन खर्चा करता है और 35% जो कैंडिडेट है वो खर्चा करता है और बाकी के जो 15% और बाकी के जो 5% पैसे हैं वो मीडिया पर खर्चे होते हैं। सो इलेक्शन में जितने भी खर्च होते हैं उनमें सबसे ज्यादा खर्च
इलेक्शन कमीशन और कैंडिडेट करता है। कुछ लोग इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है, उनका मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो पैसे हैं वो कम लगेंगे और राष्ट्रीय खजाने पे इसका कम असर पड़ेगा। जो इसके अगेंस्ट में तर्क देते हैं वो ये है कि हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर इसमें वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम करवाना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम पहले इलेक्शन से कंपेयर करें तब हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी। अगर पॉपुलेशन को देखें तो हम वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी को ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए करवा रही है ताकि जो वोट है उनके फेवर में है। एक रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि अगर एक ही टाइम में इलेक्शन होंगे तो 75% जो लोग हैं वो एक ही पार्टी को वोट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन है कि हमारी कंट्री में पहली बार इलेक्शन कब हुए थे। सो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। जय हिंद।